हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से फ्रांसीसी क्रांति मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक टीजीटी एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से एसएसटी टीजीटी में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा ये ईएमआरएस के टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एनवीएस, केवीएस तथा DSSB में भी। और ये बीपीएससी के टीजीटी एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दिसंबर में होने वाला है ईएमआरएस का, तो ईएमआरएस के टीजीटी एसएसटी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे स्किप नहीं करिएगा। यहाँ की एक एक लाइन, एक एक डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये शुरुआत होती है 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। किस वर्ग के द्वारा होती है? तो ये मध्यम वर्ग के द्वारा होती है। तो ये भी याद रखिएगा। मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट रहेगा बेसिकली, कि एग्जाम में जो पूछा जाता है बस वही पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1989 में किसके द्वारा? मध्यम वर्ग के द्वारा उच्च वर्गों के खिलाफ होती है। और लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। तो जो मध्यम वर्ग था वो जो राजशाही शासन था फ्रांस में, उसके खिलाफ विद्रोह किया था। और इस क्रांति में याद रखिएगा, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता के विचारों को रखा गया था। किसके द्वारा? मध्यम वर्ग के द्वारा। कौन कौन से वर्ड है ये? स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता। क्रांति की शुरुआत की एग्जैक्ट डेट ये तो बहुत ही याद रखिएगा एकदम, मतलब इसको रट लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कई बार। तो इसकी शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 को। कहाँ से होती है? ये बास्तिल के किले से होती है। और 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही फ्रांस का जो बास्तिल का किला था उससे लोग नफरत करते थे। उसकी वजह क्या थी? पूछ लेता है सीधा सीधा स्टेटमेंट देके। तो क्यों? क्योंकि जो बास्तिल का किला था वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो यदि क्वेश्चन में आए कि जो बास्तिल का किला था वो किस चीज़ का प्रतीक था, तो जो फ्रांस का सम्राट था उसकी निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। नेक्स्ट बात करेंगे 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तिल के किलों को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। और यदि हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति के कारण की, तो इसके सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक कारण थे। सामाजिक कारणों में सबसे ज़्यादा था कि समाज का वर्गों में विभक्त होना। और समाज कितने वर्ग में विभाजित था? 3 स्टेट में विभाजित था। और इसका दूसरा कारण था सामाजिक विभेद था। फ्रांस में सामाजिक विभेद भी था, क्योंकि जो उच्च वर्ग था उसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी तथा निम्न वर्ग था उसे कोई शक्तियाँ ही नहीं प्राप्त थी। तो गरीब और अमीर के बीच सामाजिक विभेद था। साथ ही माध्यम वर्ग का उदय। यदि हम इसके राजनीतिक कारणों की बात करें तो अयोग्य शासन था, मतलब कि जो फ्रांस का शासन था वो अयोग्य था। और विशेषाधिकार शासन था, मतलब कि कोई एक व्यक्ति था जो शासन करता था, उसी को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसके तात्कालिक कारणों की बात करें तो तात्कालिक कारण तो पूछा जाता है, याद रखिएगा ये अच्छे से, कि जो लुई सोलहवां था इसका नया कर प्रस्ताव लेके आया था। जो लुई सोलहवां होता है ये 1774 में फ्रांस का सम्राट बनता है, तो एक नई कर व्यवस्था लेके आता, नई कर का प्रस्ताव लेके आता बेसिकली। तो यही तात्कालिक कारण बनता है फ्रांस की क्रांति का। और अब हम बात करेंगे आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारण में ये था कि जो लगभग 12 लिब्रे का कर्ज था फ्रांस पर। कितने का? 12 लिब्रे का कर्ज था। फ्रांस का जो राजकोष था खाली हो चुका था, जीविका का संकट आ चुका था। जीविका मतलब वहाँ पे जो बेसिक भोजन था, पाव रोटी, उसको भी मिल पाना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका था। मतलब लोगों को जीविका के साधन ही नहीं थे। और कर व्यवस्था अभी हम लोगों ने पढ़ा, लुई सोलहवां लेके आता है। अब हम बात करेंगे सुधारकों और विचारकों का क्या प्रभाव पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। कौन कौन से थे ये विचारक? तो इनमें थे रूसो, मिराबियो तथा आबे शिया। तीनों याद रखिएगा, रूसो, मिराबियो तथा आबे शिया। अब हम फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों को विस्तार से जानेंगे। तो 18वीं शताब्दी, याद रखिएगा, 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन सा? प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस तथा तृतीय स्टेटस। प्रथम स्टेटस में कौन कौन से आते थे? इसमें चर्च के जो पादरी लोग आते थे। द्वितीय में आता था फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है,
और तीसरे की बात करें तो इसमें बड़े व्यवसायी आते थे, व्यापारी आते थे, अदालती कर्मचारी आते थे, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर आदि आते थे। और अगर हम तीसरे को बात करें तो तीसरे में भी तीसरा वर्ग भी 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें पहले वर्ग में बड़े व्यापारी व्यवसायी आ गए और दूसरे में आ गए जो अदालती कर्मचारी वकील आ गए और सबसे लास्ट जो वर्ग था वो भूमिहीन किसान था, मजदूर थे जो बेसिकली गरीब थे, वो तीसरे में भी तीसरे में थे। साथ ही ये पॉइंट याद रखिएगा कि लगभग 60% जमीन पर कुलीनों का अधिकार था, चर्च और तीसरे स्टेट के जो अमीर थे इनका। तो याद रखिएगा फ्रांस की जो 60% जमीन थी इन पर किसका अधिकार था, कुलीन का, चर्च का और तीसरे स्टेट के अमीर। तो पहले और दूसरों तथा तीसरे स्टेट में जो पहला वर्ग था मतलब जो अमीरों का था उनका अधिकार था 60% जमीन की। और यदि हम बात करें टाइथ और टाइल की, तो टाइथ क्या था, ये स्टेटस, थर्ड स्टेटस से चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला, चर्च वसूल रहा है तो कैसा कर होगा, ये एक धार्मिक कर होगा। और टाइल की बात करें तो तृतीय स्टेटस से सरकार के द्वारा वसूला जाने वाला एक तरह का टैक्स था। तो याद रखिएगा टाइथ और टाइल। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रांस के कुछ लोग थे, इनको जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। कौन कौन से थे ये, प्रथम 2 स्टेटस में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे और विशेषाधिकार भी फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। और राज्य को दिए जाने वाले कर और इन्हें टैक्स से छूट भी थी। तो साथ ही याद रखिएगा कि जो प्रथम 2 स्टेट पादरी और कुलीन वर्ग था इन्हें जन्म से विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और इन्हें टैक्स से छूट भी थी। टैक्स मतलब कि टाइल नामक कर से छूट भी थी। और राज्य के जो सभी टैक्स थे वो केवल तृतीय स्टेटस द्वारा वहन किए जाते थे। याद रखिएगा केवल तृतीय स्टेटस के द्वारा स्टेटमेंट बन सकता है। इवन आया भी है ये क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों की। तो इसमें सबसे प्रमुख कारण था निर्वाह संकट, मतलब कि जीविका का संकट हो गया था। तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी, 2.3 करोड़ थी। लेकिन 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है तो इसकी जनसंख्या कितनी हो जाती है, 2.8 करोड़ बढ़ जाती है। और अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ी, मतलब कि उत्पादन तो कम हुआ लेकिन इसकी मांग बढ़ी। मांग कैसे बढ़ी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। और अधिकांश लोगों को मुख्य खाद्य पाव रोटी, याद रखिएगा स्टेटमेंट आया है क्वेश्चन एग्जाम में कि फ्रांस का मुख्य खाद्य क्या था, यो था पाव रोटी। वहाँ की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई, मतलब कि क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी तो मांग बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ी और जो मुख्य खाद्य था उसकी कीमत में बढ़ाई हुई। कीमत पे भी तो बढ़ेगी, अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। लेकिन अनाज का उत्पादन क्या था, वो तो अनाज का उत्पादन तो कम ही था। नेक्स्ट बात करेंगे कि अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूर करते थे, मतलब कि जो अधिकतम कामगार थे वो कारखानों में क्या करते थे, मजदूरी करते थे और उनकी जो मजदूरी थी वो मालिक तय करते थे। लेकिन जो मजदूरी थी वो महंगाई की दर से नहीं बढ़ी, यानी कि जो महंगाई तो बढ़ गई, लोगों को पाव रोटी तो महंगे दामों में मिलने लगा, लेकिन क्या थी, लेकिन उनकी जो मजदूरी थी वो तो उतनी ही रही। मजदूरी तो इक्वल रही, वो तो बढ़ी नहीं, कांस्टेंट रही। लेकिन क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। इससे क्या हुआ, अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। तो अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। साथ ही याद रखिएगा फ्रांस में एक और जीविका संकट का प्रमुख कारण था कि सूखे पड़ना और ओले का प्रकोप होना। और इन सभी के कारण ही खाद्यान्नों में कमी हो गई या फिर जीवन निर्वाह संकट भी पैदा हो गया, जो कि पुराने शासन के दौरान फ्रांस में बार बार मतलब होता ही रहा कंटिन्यूअसली। सूखे पड़े, ओले पड़े, खाद्यान्नों की कमी हुई, जीविका निर्वाह संकट पैदा हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों की। तो जो मध्यम वर्ग था जिसमें कौन कौन सा आता था, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक और विचारक आते थे, इन्होंने जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। और हम बात करेंगे अब मध्यम वर्ग की। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। और उभरते मध्य वर्ग ने क्या किया, विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। मतलब कि जो विशेषाधिकार प्राप्त थे प्रथम स्टेटस के कुलीन और पादरियों का, ये मध्य वर्ग विशेषाधिकार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। ये चाहते थे कि विशेषाधिकार को समाप्त किया जाए। और इसने ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर भी संपत्ति अर्जित की थी।
और जो मध्य वर्ग था ये सभी पढ़े लिखे होते थे और ये चाहते थे कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे लुई 16वें की। तो 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन होता है और फ्रांस के बूरवी राजवंश का वह राजा था। उसका विवाह होता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से होता है तथा राज्यारोहण जब उसका होता है तो उसका राजकोष क्या होता है, पूरी तरह से खाली होता है। उसका प्रमुख कारण ये होता है कि युद्ध चल रहा था जिसके कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके होते हैं। पूर्ववर्ती राजाओं की जो शान शौकत थी उस पर भी फिजूल खर्ची की जाती थी। साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, इसमें ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता की जाती है और जनसंख्या का बढ़ना तथा जीविका संकट ये सभी प्रमुख कारण थे राजकोष के खाली होने के। किसके टाइम पे खाली होते हैं? लुई 16वें के राजगद्दी पर आसीन होने के। अब हम बात करेंगे क्रांति की शुरुआत की। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने कब 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाता है। इसमें किसान, औरत और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। मतलब कि इस सभा में किसको प्रवेश नहीं दिया जाता है? जो तीसरे स्टेटस के लोग थे, किसान, औरत और कारीगर। तीसरे स्टेट में भी जो थर्ड वर्ग आता था, किसान, औरत और कारीगर, इनको सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है और लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे उनके प्रतिनिधित्व, मतलब इन्हें शामिल नहीं किया जाता लेकिन इनके प्रतिनिधित्व को इनके जो सूची बनाई गई थी उन्हें भेजा जाता है। स्टेटस जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत का अधिकार था। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग को एक मत का अधिकार था, न कि प्रत्येक व्यक्ति को। और जब फ्रांस में नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप भी तैयार कर रही थी, उस टाइम पर ठंड के कारण वहाँ की फसल भी खराब हो जाती है तथा वहाँ का जो मुख्य खाद्य होता है पाव रोटी, इसकी कीमतें फिर से बढ़ने लगती हैं और बेकरी मालिक जो होते हैं वो अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब वो पहले तो पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, जब कीमतें बढ़ी तो खूब सारी जमाखोरी कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बाद में उनको महंगे दामों में बेचते हैं। फिर बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने पड़ते थे पाव रोटी के लिए। इसके बाद जब लोग घंटों इंतजार करते थे तो उसमें जो औरतें की भीड़ थी, गुस्से में उन्होंने क्या किया, दुकान पर धावा बोल दिया और लुई 16वां मतलब कि सम्राट ने सेना को क्या किया, पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर दावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों गांवों में यह अफवाह भी फैल गई कि जो जागीर के मालिक थे उन्होंने भाड़े पर लुटेरों को बुलाया जो कि पक्की फसलों को क्या करने, तबाह करने के लिए निकल पड़े थे। और कई जिलों में डर से आक्रांत होकर किसानों ने क्या किया, किसानों ने कुदालों से ग्रामीण किलों पर भी आक्रमण कर दिया और उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और जो लगान संबंधी दस्तावेज थे उसे जला दिया। साथ ही कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुत से कुलीन ऐसे थे जिन्होंने सीधा पड़ोसी देशों में जाके शरण ली। अब हम बात करेंगे फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की। 20 जून 1789 को वे लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था। तो याद रखिएगा कब नेशनल असेंबली घोषित किया गया, 20 जून 1789 को। और अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करने के लिए और अपनी जो विद्रोही प्रजा थी उसकी शक्तियों का अनुमान करके जो लुई 16वां था उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों तथा बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश भी पारित किया और 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ती है। अब हम बात करेंगे नेशनल असेंबली के उद्देश्यों की। तो इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि नेशनल असेंबली का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो ये था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों का अलग अलग संस्थाओं में बंटवारा किया जाए, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दिया? ये दिया नेशनल असेंबली को। अब हम बात करेंगे जो नया संविधान बना उसके अनुसार क्या क्या अधिकार प्राप्त थे। तो नए संविधान के अनुसार मताधिकार का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला था, जिसमें कौन से थे, जिसमें पुरुष शामिल थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं व अन्य पुरुषों को निष्क्रिय कहा गया। निष्क्रिय कहा गया इसका मतलब कि इन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
तो राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर एवं हस्तांतरित कर दिया। अब हम बात करेंगे जो राजनीतिक प्रतीक थे उनका क्या अर्थ था। तो 18वीं शती में जो ज़्यादातर स्त्री पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय क्या करते थे, वो आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। तो अगर ये भी आए कि आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया जाता था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लिख कर नहीं, आकृतियों के द्वारा उन प्रतीकों का प्रयोग करके उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता था। तो पहले बात करेंगे हम टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर का क्या अर्थ था। तो इसका अर्थ था दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी का मतलब है उनकी आज़ादी का प्रतीक, मतलब जंजीर टूट गई मतलब वो लोग आज़ाद हो गए। छड़ों का गट्ठर, छड़ थे, उनका गट्ठर क्या प्रतीक था कि अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब कि क्या था, एकता में बल है। और त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, इसका क्या अर्थ था। इसका अर्थ था कि सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है और सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। राजदंड की बात करें तो शाही शक्ति का प्रतीक था राजदंड, तथा अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप का क्या अर्थ था कि समानता का प्रतीक है, मतलब कि अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आतंक राज्य की। तो 1793-94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। इस समय रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी, रोबेस्पियर ने। इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कौन कौन से, कुलीन और पादरी वर्ग तथा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं, तो सभी को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और यदि वह दोषी पाते थे तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। तो किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। और रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसकी समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे थे। और जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को भी दोषी ठहराया गया और उसे गिरफ्तार करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। बात करें यदि गिलोटिन क्या था, तो गिलोटिन क्या था कि जो दो खंभों के बीच लटकते आरी वाली मशीन थी, इस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, फांसी की सजा दे दी जाती थी। इस मशीन के आविष्कारक कौन थे, ये थे डॉक्टर गिलोटिन, इन्हीं के नाम पर पड़ा था ये। डायरेक्टरी शासित फ्रांस की बात करें तो रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया था और उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया था जो कि फ्रांस का शासन देखती थी। लेकिन क्या होता था कि विधान परिषद से उनके हितों का टकराव भी होता था और इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया किसने, नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्टा ने। और उसने 1799 में क्या किया, डायरेक्टरी को ही खत्म कर दिया डायरेक्ट, और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन जाता है। नेपोलियन की बात करें तो 1804 में नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित किया और उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए, राजवंशों को दूर करने के लिए तथा उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रखा था। उन्होंने क्या किया कि यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी और अंततः 1815 में वाटरलू में पराजित होता है नेपोलियन बोनापार्टा। अब हम बात करेंगे क्या फ्रांस में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो बात करें थी महिलाओं की, तो महिलाएं शुरू से ही क्या फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल तो थी और ज़्यादातर महिलाएं क्या करती थी, जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके ही नहीं थे और यह मौके केवल कुलीनों की लड़कियों अथवा धनी परिवार के लड़कियों के पास थे, पढ़ाई लिखाई के मौके। और इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करने में, उनकी देखभाल करने में और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में भी कम थी। तो महिलाओं की मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में कम थी और उनकी एक मांग यह रही थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, तो क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए, सरकारी विद्यालयों की स्थापना की, साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया गया। अब उनके पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी भी नहीं कर सकते थे। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी।
और मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी इनके देशों में चला और अंततः लास्ट में 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया था। तो शुरू में तो मताधिकार नहीं था, लेकिन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया। दास प्रथा के उन्मूलन की बात करें तो दास प्रथा ये व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो फ्रांसीसी सौदागर जो थे ये बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे और वहाँ ये स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे तथा दासों को हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पास कहाँ कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में इन्हें ठूस ठूस कर ले जाया जाता था और वहाँ इन्हें बेच दिया जाता था बागान मालिकों को। बारदो और नान्ते ये जैसे बंदरगाह थे, ये दास व्यापार के कारण ही समृद्ध थे। याद रखिएगा, बारदो और नान्ते। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा होती है 18वीं शताब्दी में। और सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून भी पारित किया और यह कानून जो था वो एक छोटी सी अवधि के लिए ही लागू था। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी थी, लेकिन अंत में दास प्रथा का उन्मूलन होता है अंतिम रूप से 1848 में। अब अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस की पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी आते हैं। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता समानता के आदर्शों को रोजाना की उनकी जिंदगी में लाने का भी प्रयास किया जाता है और फ्रांस के शहरों में अखबार, पुस्तकों, छपी हुई तस्वीरों का बहुत ही तेजी से प्रसार हुआ और यह गांव देहातों तक जा पहुंचा और उसके अंदर फ्रांस में जो घट रही घटनाएं थी, परिवर्तन था, उनका ब्यौरा, उनकी टिप्पणी दी जाती थी। एक तरह से जो न्यूज़पेपर था वो भी गांव तक पहुंचने लगा, तो गांव के लोग भी उससे परिचित होने लगे, अवेयर होने लगे कि फ्रांस में क्या चल रहा है, कौन सी घटनाएं हुई, कौन सा परिवर्तन हुआ फ्रांस के संविधान में। तो आज हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति को बहुत ही अच्छे से टू द पॉइंट जाना और यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं एनवीएस एग्जाम में। तो ये हमारे टीजीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।